नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर बीजेपी समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। इस बीच अपनी 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने विपक्ष के फैसले पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि न केवल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ दर्शकों में शामिल थे, बल्कि देश के पूर्व पीएम और पूरा विपक्ष अपने देश के लिए एक साथ था। पूर्व प्रधानमंत्री भी उस समारोह में मौजूद थे। वहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद थे। उन सभी ने सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नए संसद के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्मप्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी द इनॉग्रेट हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को संसदीय शोध का उद्घाटन किया था, जबकि उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को संसद के पुस्तकालय की आधारशिला रखी थी। Well, this is my personal view. It stems from both a gross misrepresentation of the nature of the occasion. You are celebrating India, the mother of democracies, the world's largest democracy, now the 5th largest economy in the world, going in the direction of the 3rd largest economy in the world. And you want to disassociate yourself from that. You're disassociating yourself from India, from what is Indian civilization, culture, and Indian democracy. I mean, in 1926, when this became the physical building of the Imperial Legislative Assembly, to 1947 till it was then. But in 1947, who was in power then? They're going back on their own past. And just because they want to oppose, because there is I don't know what the reasoning is, but I read out just now and I'll read out to you again. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi ji inaugurated the new assembly complex in Manipur. He was a Prime Minister. She was not even holding a constitutional office. But more than that, they've done it repeatedly. And then when I tweeted the other day, somebody turned around and said, Somebody turned around and said, नहीं वो तो पार्लियामेंट के एनेक्स और लाइब्रेरी को आप क्यों मिक्स कर रहे हो पार्लियामेंट के साथ? अरे भाई, आपने पार्लियामेंट बनाया होता तब भी वो भी आप ही ने करना था ना। अगर आपने बनाया होता, एक ने आपने बनाया नहीं, अब कम से कम जॉइन इन द सेलिब्रेशन एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जारी है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही
दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और संसद से जुड़ी हुई आज के अनुसार जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ नई संसद के उद्घाटन पर कशमकश लगातार जारी और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका की भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मुद्दे में सबसे पहले मैं आनंद त्रिपाठी जी आपके पास आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई है और उसकी खबर आ रही है। थोड़ी देर में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, कौन याचिका करता है। आनंद त्रिपाठी जी, आज गुलाम नबी आज़ाद ने एक बात कही कि ये कांग्रेस का विचार था और 30 साल पुराना विचार है ये। अब ऐसे में कोई उद्घाटन में जाए या नहीं जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या उन्होंने कहा कि मैं जहाँ तक ये विचार है कि अब क्यों नहीं जा रहे हैं या क्या बात है। तो आनंद त्रिपाठी जी उन्होंने 2 चीज़ें स्पष्ट की। ये विचार लगातार चला आ रहा था, अब ऐसे में ये हो गया है, तो दरअसल दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, मेरा जैसा स्पष्ट मानना है कि ये जो नए संसद भवन के उद्घाटन के मसले पर कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दल जो स्टैंड ले रहे हैं, उस स्टैंड से वो देश में लोकतंत्र के एक बहुत बड़े उत्सव में लोकतंत्र के साथ खड़े होने का मौका चूक रहे हैं। ये मौका अगले 100-150 सालों में अब नहीं आने वाला है। ये संसद भवन कम से कम 100-150 सालों तक क्रियान्वित रहेगा, फंक्शनिंग में रहेगा और इसके बाद ही फिर कभी हो सकता है। कांग्रेस समेत वो 20 राजनीतिक दल ये एक बहुत बड़ा अवसर चूक रहे हैं अपनी राजनीतिक समझियों की वजह से, या कह लें अति महत्वाकांक्षा में कि भाजपा या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को एक स्थायी तौर पर एक श्रेय मिले, इससे वो अपने को दिखाना चाहते हैं कि वो इसके साथ नहीं खड़े हैं। राष्ट्रपति के से उद्घाटन कराने वाली जो एक बात थी, ये अपने आप में निहायत ही एक बहुत ही सामान्य किस्म का तर्क है जिसे लेकर के 20 राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं। इसके तर्क के अगेंस्ट तर्क दिया जाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए था कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा और उसमें वो सरकार लोकतंत्र के साथ खड़े, सरकार कोई ऐसा काम नहीं करती लोकतंत्र की किसी भी प्रकार की क्षति हो रही हो। लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि इससे लोकतंत्र बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और वो इसका विरोध दर्ज करने के लिए इससे अलग हट रहे हैं। ये निहायत ही एक बचकानी सोच है, एक बचकानी वो है, और एक ऐसे नेता के द्वारा आगे किया गया बढ़ाया जा रहा है ये कार्यक्रम, ये विरोध प्रस्ताव है जिसके पीछे लोग खड़े हो रहे हैं, जिसके प्रति देश में एक समझ है कि वो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है अभी। प्रदीप सिंह जी, 143 सदस्य लोकसभा में ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं और 91 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में विरोध कर रहे हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो गतिरोध है उसमें ये 250 लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं हैं। क्या लगता है कि इनको लेना भी आवश्यक है? और आप कभी भी हमेशा ये कई मौक़ों पर देखा गया है कि संवाद को आप कहेंगे स्वस्थ करने की परंपरा थोड़ी डालनी चाहिए। आपके भी पास 2-4 संकट मोचक ऐसे होने चाहिए जो ऐसी स्थितियों को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करें और इससे अच्छे कार्यक्रमों में विघ्न उत्पन्न ना हो, बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये विघ्न और बाधा कहीं ना कहीं देश को अच्छी नहीं लगती है। तो क्या लगता है कि ये पहल करनी चाहिए थी, या हो जाए तो ठीक है? गतिरोध बड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका चली गई है। निश्चित तौर पे आपकी बात से जो है मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में कल आदरणीय अमित शाह जी ने पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो निमंत्रण भेजा था या जो स्थिति थी या जो कार्यक्रम है उसके संबंध में प्रकाश डाला और आमंत्रित किया। हमारा काम है। कोई बोल रहा है आपके यहाँ, बोलिए थोड़ा सा। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये आयोजन सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सरकार ने प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी को भेजा है। अब कल जिन विषयों पे महत्वपूर्ण चर्चा में किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, क्या किया, क्या नहीं किया, उसी रिसर्च करने वाले लोगों ने और खोद करके निकाला। और जो मुख्य विरोधी दल है जो इसका विरोध का झंडा उठाए है, उनकी सच्चाइयां जब जनता के समक्ष रखी गई तो पूरी तरह से नैरेटिव चेंज करने का प्रयास। विरोध जो है ना, मोदी जी का विरोध, ये संसद के नए भवन का नहीं है, क्योंकि अगर ये सम्मिलित हो जाएंगे तो ये इतिहास में अंकित हो जाएगा ना कि मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संपन्न हुआ। और कांग्रेस अपने एक परिवार के आगे या दूसरे और विपक्षी दल जो कि इस समय उसमें विपक्षी एकता का झंडा को बुलंद करके ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उस क्रम में ये विरोध मूल रूप से मोदी जी का है। अब जब व्यक्ति विरोध हो जाता है, और आपने कहा कि देखिए ये परंपरा ठीक नहीं है, निश्चित तौर पर ये विपक्ष के इस प्रकार के विरोध की परंपरा ठीक नहीं है। अब आप मेरी ये आवाज एको कर रही है सर, जैसे इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जी जी। हेलो, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मैं आऊँगा प्रदीप जी आपके पास। मुन्ना खान जी, क्या नहीं ऐसा होना चाहिए कि गतिरोध हर जगह हर समय आवश्यक नहीं है? गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि ये विचार कांग्रेस का ही था, तो कांग्रेस का जब विचार था तो कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है? कांग्रेस आगे आके ये क्यों नहीं कह रही है विचार हमारा था, फलीभूत आपने किया, उसको साकार आपने किया, और आइए मिलकर कदम बढ़ाते हैं। कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना कि आगे आप बड़ा मन करके आ जाएं या आप बड़प्पन रखें। आप लंबे समय, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि कैसे बड़ा मन करें, उन्होंने तो दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमें घर से निकालने पे तुले हैं, तो बड़ा मन कैसे करें और किसके लिए करें? शायद यही मुस्कुराहट है जो पीड़ा है आपकी। सवाल मुस्कुराहट तो आपसे रिलेटेड है, जो आपके मीठे स्वर होते हैं ना वो दिल को छू जाता है, इसी बात पे मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, नहीं तो गुस्सा तो अंदर से है। और क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जो नया संसद भवन बना है वो नहीं बनना चाहिए। आप बनाइए, सबसे बड़ा संसद भवन बनाइए, बिल्कुल भव्य संसद भवन बनाइए,
पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा भव्य संसद भवन साउथ कोरिया में है, लेकिन उसमें बैठता कौन है? एक तानाशाह बैठता है। तो आज ये सरकार की तानाशाही दिख रही है। 19 विपक्षी दल बार बार आर्टिकल 79 की दुहाई दे रहे, लेकिन ये तानाशाह अपने रवैये पे टिका हुआ है। ये जो कहते थे दलित समाज, SC ST, तो ये आज दिख रहा है कि किस तरीके से वोट लेने के टाइम ये कहते हैं हिंदू है, और वोट समाप्ति के बाद ही ये कहते हैं नहीं ये बिंदु है। भूमि पूजन के दौरान राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, क्यों? वो ST थे। अभी जो दलित महिला है उद्घाटन के दौरान उसे आमंत्रित नहीं किया गया, और ये हवाला दिया जा रहा है कि ओम बिरला जी ने खुद कहा है कि नहीं प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करे इसका। तो ये तानाशाही दिख रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे कि संसद की ईंट की दीवार तानाशाही की दीवार नहीं होनी चाहिए। आप सभी विपक्षी दल को भरोसे में लेकर के जो आर्टिकल 79 कहता है कि उनका उद्घाटन सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको मोदी शो करना है। आज आप देखिए देश की विडंबना, अगर किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो तो वहां हमारे मोदी चचा आ जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो तो वहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं आते, वहां हमारे चचा मोदी जी आ जाते हैं। कोई खेल की बात हो, सुरक्षा की बात हो तो वहां रक्षा मंत्री नहीं आते, वहां हमारे चचा मोदी जी आ जाते हैं। तो किस तरीके से देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी शो चलाने की कोशिश हो रही है, और आज ये साबित करने में लगे हैं कुछ लोग, सभी को तो नहीं कहूंगा, आप जैसे का तो दिल के अंदर आदर है, कुछ लोग, कि आज देश से बड़ा मोदी है, लोकतंत्र से बड़ा मोदी है, जो संविधान है उससे बड़ा मोदी है, कोई भी पद हो दुनिया के अंदर वो सबसे बड़ा मोदी है। आज विश्व में नंबर 1 दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये विडंबना है देश की। आज आप महंगाई पे सवाल करो, नहीं, तुमने तो मोदी चचा का विरोध कर दिया भाई। आज अगर बेरोजगारी पे बात करो, नहीं, तुम मोदी विरोधी हो, तुम हमारे चचा का विरोध नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बात है भाई। हम अगर सरकार से सवाल नहीं करे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जो युवाओं की परेशानी है, महिलाओं की सुरक्षा है, तो आदमी किस पे सवाल करे? अगर आज आप सवाल करो तो आप सरकार के विरोध में हो, अगर आप खामोश ताली बजाओ तो आप सरकार के पक्ष में हो। देश ने क्या नहीं किया, इतनी महानता हमारे देश की है कि दिल छू जाता है बातों से। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, सबने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, सबने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा लाइट जलाओ, कोरोना भागेगा, सबने लाइट जलाए। अरे क्या नहीं किया देश आपके लिए। लेकिन मोदी जी थोड़ा रहम कीजिए देशवासियों पे, देश की जनता पे, देश के संविधान पे और आर्टिकल 79 पे। जो जिनका दायित्व बनता है वो आदिवासी महिला जो सर्वोच्च पद पे बैठी है, उनका आदर से सम्मान होना चाहिए पूरे देश के अंदर, और सभी दल को मिल करके उसे उद्घाटन करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ मोदी जी को भी अहंकार छोड़ के साथ आकर के उनके हाथों से इनका उद्घाटन करवाना चाहिए। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, ऐसा लग रहा है कि बहुमत का जो गारा है उसको मिलाकर जो ईंट है लगाई गई है वो सदास्यता की ईंट नहीं है, वो ईंट कहीं ऐसी कड़क ईंट लग गई है कि अब वो विपक्ष उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। आपको याद आएगा प्रमोद महाजन, भैरव सिंह शेखावत, वेंकैया नायडू, ये वो लोग थे जब अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी का बीजेपी में प्रभुत्व था, तब ये वो लोग थे जो संकट मोचक की भूमिका निभाते थे। चाहे कैसी भी बात हो, कहीं भी कोई बात हो, तो ये संकट मोचक बन के और उन स्थितियों से निपटते थे। वर्तमान में आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा संकट मोचक नहीं है बीजेपी के पास जो संवाद को स्थापित कर सके? संवाद हो ही नहीं रहा है और संवाद करने की कोशिश भी नहीं हो रही है। नहीं लगता कि ये कमी है थोड़ी बहुत, जिसका जिक्र करने में शायद हिचकिचा रहे हैं लोग और शायद जिक्र करना भी नहीं चाह रहे हैं? नाम और जोड़ दूं, स्वर्गीय अरुण जेटली का। जी बिल्कुल। भाजपा के पास वो अंतिम पॉलिटिकल मैनेजर थे जिनका नाम आपने लिया, उनके साथ
लेकिन इसको कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कहेंगे जो निश्चित रूप से देश के लोगों को देवकांत बरुआ याद हैं? कौन थे देवकांत बरुआ? याद अगर हो तो उन्होंने क्या कहा था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 1975 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। मोदी का महिमा मंडन इस स्तर पर तो भाजपा ने कभी नहीं किया। 200 से ज्यादा राज्य सरकारों को 356 का उपयोग करके नेस्त नाबूद करने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। संसद तो ईंटगारों से बना एक संसद भवन ईंटगारों से, पत्थरों से बना एक बिल्डिंग है। जीवंत लोकतंत्र तो उन जगहों पर था ना जिन राज्य सरकारों को 356 का उपयोग करके नेस्त नाबूद किया गया। आदरणीय नेहरू जी ने 1957 में केरल में बनी पहली विपक्षी सरकार को ES नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार थी, बिना वजह 356 लगा करके हटा दिया। आज तक जवाब नहीं है। लोकतंत्र पर आक्रमण जो लोग करते रहे हैं वो ये ना कहे कि प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारतीय लोकतंत्र परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। वो सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति ने इस सारी शुरुआत, विरोध की शुरुआत की जड़ की है, उसकी राजनीतिक समझ पर इस देश में बहुत बड़ा सवाल है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन अब दूसरा सवाल जो आता है, जो आपका है कि भाजपा क्यों घिर रही है ऐसे संकटों में। प्रधानमंत्री को पार्टी के रूप में भाजपा संरक्षण क्यों नहीं दे पा रही है देश में? तो उसकी वजह स्वयं भाजपा है और प्रधानमंत्री है। भाजपा के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आज एक पार्टी के रूप में भाजपा प्रधानमंत्री को के सामने जब भी संकट आ रहा है, संरक्षण देने में सफल नहीं हो पा रही है। भाजपा के लोग सिर्फ प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, पार्टी के रूप में वो एग्रेसिव हो ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका विपक्षियों के साथ तालमेल हो, सामने ना हो, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन हो, ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अभी। अतीत में जो नाम लिए, इन लोगों ने बहुत सारे काम किए और इसलिए वो सफल हुए क्योंकि विरोधियों के साथ उनका जो बैक चैनल संवाद था वो लगातार चलता रहा। आज भाजपा नेतृत्व के पास या पार्टी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका विरोधी दलों के साथ एक अच्छा रिश्ता हो, बातचीत का अच्छा तारतम्य हो, जिसकी बात पर लोग, विरोधी लोग भरोसा करते हो। ऐसे लोगों का निहायत अभाव है और इसके लिए वर्तमान में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वयं जिम्मेदार है। एक मैं बड़ी कड़ी टिप्पणी हो सकती है लेकिन कर रहा हूं। हिमाचल से आने वाले भाजपा के अध्यक्ष हिमाचल का चुनाव हार जाते हैं, बुरी तरीके से सरकार वापस नहीं आ पाती और उन्हें अध्यक्ष पद दोबारा पारितोषिक में दे दिया जाता है भाजपा में। तो अगर ऐसी स्थितियां चलेंगी तो किसी को क्यों मेहनत कोई करेगा भाजपा में। बस आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, जवाब आप ही को देने और तो कौन देगा भाजपा में। और यही नहीं, चूंकि उनको दिया गया तो एक मंत्री महोदय को भी दिया गया, युवा मंत्री हैं वो, उनकी भी जिम्मेदारी थी हिमाचल हारने की, लेकिन उनको भी मंत्री पद पे बरकरार रखा गया। इन लोगों पे ये जिम्मेदारियां तय नहीं हो रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो पार्टी में हो, हमेशा ये चाहता है कि जो पार्टी में लोग निर्णय लेने वाले हों वो उनको सूट कर। जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो पार्टी में लड़ने भिड़ने का मादा रखने वाले हतोत्साहित होते हैं, फिर वो पार्टी के कामों में उस तत्परता से नहीं लगते हैं। ये भाजपा की अपनी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से भाजपा जिस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री पर जब विरोधी दल बेवजह का आक्रमण कर रहे हैं, भाजपा प्रधानमंत्री को संरक्षण देने में एकदम नाकामयाब है।
अब पार्टी बोलिए, के तौर पर। अब बोलिए प्रदीप जी, आपने सुना होगा कोई उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इंगित करके, लेकिन वो जो समस्या है आंतरिक रूप से उसको खोद के निकाल रहे हैं आनंद त्रिपाठी जी। निश्चित तौर पे देखिए, मैं अभी एक छोटा सा डेटा प्रस्तुत करता हूँ कि कांग्रेस के शासन में इस समय जो झंडा बुलंद हुआ है विरोध का, आप मेरे पहले वाक्य को अगर थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे तो पाएंगे कि एक्चुअली ये जो है ना केवल मोदी विरोध का है। विपक्ष इस समय कोई अवसर नहीं चूकता मोदी जी को फ्रंट में ले आकर के लाइमलाइट में रख करके विरोध करने का। और ये अगर देखा जाए तो देश की जनता के लिए बहुत बड़ा सबक है। जनता जानती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मोदी जी अभी रात की यात्रा से लौटे और सुबह काम पे लग गए। एक्चुअली क्या होता है, जबकि कोई तगड़ा लीडर होता है, कोई बढ़िया लीडर होता है और देश के हित की बात करता है और काम करता है, तो कांग्रेस जैसे विरोधी दल उनसे यह हजम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इस कैलिबर का कोई नेता है नहीं। आदरणीय भाई साहब ने बताया कि एक नेता ऐसा होता है जो कि मैनेज करता है। एक मैं आपसे वर्तमान निश्चित तौर पर मैं उनसे बात से सहमत हूं मैं। और अभी की जो परिस्थितियां हैं, 19 विपक्षी दल हैं। एक व्यक्ति अगर करना भी चाहे तो अगर उस तरह के प्रयास हो भी तो विपक्ष दल उसको भी, वो इस समय का जो विपक्ष दल है वो अपने रसातल के निचले स्तर पे है। इनकी बात, इनकी चाल, इनके चरित्र पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और इनके बराबर, इनके लेवल में आकर के कोई बात करे, हो सकता है भाजपा में इस प्रकार की कमी हो कि हम इनके निचले स्तर तक हम नहीं गिर सकते। और अब ये देखिए कि आप बोलिए व्यक्ति, भाई साहब ने एक व्यक्ति पूजक और या व्यक्ति विशेष के संबंध में भी कुछ कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को सर्वोपरि, सर्वमान्य, सर्व उपयुक्त, सर्वगुण संपन्न बताने में व्यस्त है। और आज आप अगर किसी से भी पूछ लें तो आप पता लग जाएगा कि राहुल गांधी जी की जो मैच्योरिटी लेवल है वो किस स्तर की है। मैं उन पे व्यक्तिगत आघात नहीं करना चाहता। हर पार्टी का अपना नेता प्यारा होता है। कांग्रेस को राहुल गांधी जी प्यारे हैं। अब अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, देखिए सरकार, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि यह भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत सरकार का कार्यक्रम है। अब भारत सरकार के कार्यक्रमों में जहां पे सारा सिस्टम सरकार का है, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए, जहां कांग्रेस ने इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया, आज ये विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी किस हैसियत से जाके उद्घाटन करती थी? अगर उस पर चर्चा हो जाए तो फिर ये चर्चा को दूसरे लेवल पे ले जाएंगे। हर स्तर, हर एक वाक्य कहा जाता है, उसके पक्ष या विपक्ष में आने वाले वाक्य कहे जाते हैं, लेकिन आप चर्चा के दौरान घुमा फिरा के आप देख लीजिए, इतने सारे कंटेंट बन रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम ऑन एयर है और इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि या विपक्ष के प्रतिनिधि, एक और एग्जाम्पल देता हूं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद 2 दिनों तक पहले उनका एक स्टेटमेंट था और 2 दिनों के बाद चूंकि कल भैया हो गई थी विपक्ष की एकता की, तो उनका स्टेटमेंट बदल गया। अब अगर इस तरह से कोई नेता स्टेटमेंट बदल के सामने आता हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। कर कौन रहा क्योंकि है? ये बात कर कौन रहा है? क्राइसिस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? और प्रदीप जी सुन लीजिए, भाई प्रदीप जी सुन लीजिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? एक तो ये नाम मुझे बता दीजिए, और दूसरा आपने, बस सुन लीजिए, सवाल जुड़ा, आपके जवाब से जुड़ा सवाल है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से आए और तुरंत काम पे लग गए। मुझे उस प्रधानमंत्री का भी नाम बताइए, भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लगातार काम करने के बाद थक गया हो और किसी आयरलैंड पर छुट्टी में गया हो और निक्कर में फोटो खिंचा रहा हो, बीच पर घूम रहा हो। उस प्रधानमंत्री का भी नाम बताइएगा। ये पूछना जरूरी है जब आप बार बार कहते हैं। राजीव गांधी जी का एक बार उत्सव हुआ था, वो INS विक्रांत पे पूरी पारिवारिक मित्रों के साथ हुआ था। अगर उसका ब्यौरा आपके पास ना हो तो बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सहयोगी के पास होगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। अगर आप ये भेद नहीं कर पा रहे हैं कि डिप्लोमेसी में क्या होता है, छुट्टियां व्यक्तिगत होती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, और राजनेता की कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या लगता है कि आपने सुना होगा उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके पास, आप उसका नाम भी बता रहे थे कि वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले के पास कुछ रह नहीं जाता है। प्रदीप जी उसका भी नाम बता दीजिए,
कौन कर रहा है क्राइसिस नहीं, मैनेजमेंट? नाम आप पहले आपने ध्यान से सुना नहीं, और या तो फिर लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति क्या लेवल इस डिफरेंस तरह है के बताइए प्रयास ना। करता है, सबसे आप पहले पहले लेवल ये बता कार्यक्रम सरकार दीजिए, का है। आप लेवल लेकिन बता दीजिए अगर ये पहले। नेता, विपक्ष के नेता, आप बता रहे थे ना कि भाई कोई इसमें जो है इसको मैनेज करने वाला होना चाहिए। हाँ। अगर नेता अपने अपने बयान बदल रहे हो तो वो मैनेज करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? है कौन? अरे व्यक्ति आप समझ क्यों नहीं रहे सर? आप पहले समझने का प्रयास करिए है कि कौन अगर इस व्यक्ति? प्रकार के नेता, व्यक्ति है कौन? समाजवादी पार्टी कोई के नेता व्यक्ति जो नहीं है आपके पहले पास, कुछ कोई बयान ऐसा देते थे, व्यक्ति नहीं है उसके आपके बाद- पास, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके पास। अरे व्यक्ति होना ना, आप मेरी पहले और थोड़ा और समझ आपकी लीजिए। हो सबसे सकता है बड़ी मैं आपके और कार्यक्रम आपकी पर हूं, सबसे आपके बड़ी प्लेटफॉर्म कमी पर हूं। क्या है? आपके साथ आपके अक्सर ये दुश्मन समस्या होती है आपके कि दुश्मन आप ज्यादा हुए समझदार 9 तो साल बोलते हैं, में, लेकिन है आपके नहीं दोस्त समझदार। कम हुए। आप कहने इसको का स्वीकार प्रयास कर करना रहे हैं। मंजूर सुनिए कीजिए। सर, आप पहले सुन इसको लीजिए मेरी स्वीकार बात को, मैं कीजिए। दोबारा आप समझा देता इसको हूं आपको। स्वीकार कीजिए। दोस्त कम हुए हैं, दुश्मन ज्यादा हुए हैं आपके 9 साल में। 70 साल में क्या करेंगे आप? बात को कह रहे हैं स्वीकार करने के लिए। आप कौन सी बात स्वीकार कराना चाहते हैं? एक बार फिर से बता दिए, मैं चुप हो जाता हूं। आपके दुश्मन ज्यादा हुए हैं और दोस्त कम हुए हैं। जो सहयोगी थे वो पूरी तरह बिखर गए। और आप अगर इसका पूरा आंकड़ा देखेंगे, 9 साल में, प्रदीप जी, स्वीकार करना पड़ता है चीजों को, 9 साल में कई दोस्त अब टूटे 2 हैं मिनट आपके। रुकिए, मैं बोलूं। आप एक वाक्य बोले, उसके बाद उत्तर सुन ले, फिर दूसरे पे आइएगा, ताकि आसानी रहे आपके दर्शकों को भी। आपने कहा लोकतंत्र में आपके दुश्मन बढ़ गए। भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो भी हमारे ही देश के नागरिक है। दुश्मन कोई नहीं है शब्द वापस लीजिए आप। वो विपक्ष में रखे हैं, वो भी हमारे देश के नागरिक है, भाई बहन है। वो नहीं मान रहे किसी बात को, आप जैसी सदास्यता आपके दिग्गजों में होती तो बात ही कुछ और थी। आप जैसी सदास्यता आपके दिग्गजों में होती तो मैं शब्द वापस ले लेता, और मैं शब्द वापस नहीं लूंगा। फिर आप अपनी बात लेके चल रहे हैं। हाँ। एक व्यक्ति को बोलने दीजिए ना, मैं बोल लेता हूं, फिर आप अपने प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा उसका। मेरे बोलते समय कोई दूसरा बोले समझ में आता है, एंकर खुद बोलने लगे, ये कहां की समझदारी है? अब आप उखड़िए मत, आप तो जमे हुए हैं। आप क्यों उखड़ रहे हैं? उखड़ते उखड़ते कर्नाटक हिमाचल हो गया है। उखड़िए मत, जमे रहिए, बोलिए। नहीं, अब इस तरह से कटाक्ष मत करिए। आपसे बढ़िया कटाक्ष मुझे आता है। आप करिए ना, करिए भाई, करिए। आप तो प्रवक्ता है, बोलिए। नहीं, आप क्या सवाल पूछे थे उसका उत्तर दूं ना। आप पूछे, आप बोलिए ना। आप तो कटघरा लेके चल रहे हैं। आप तो कटघरा लेके चलते हैं साथ में, बयानों से पहले कटघरा रख देते हैं किसी व्यक्ति के सामने। मैं रोक रहा हूं आपको। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सियासी गलियारों से बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर विवाद लगातार जारी। विवाद के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, मोदी नहीं तो क्या पाक का पीएम करेगा उद्घाटन। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, नए संसद भवन को लेकर, पीएम मोदी नहीं तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा नई संसद भवन का उद्घाटन। बड़ा बयान, मोदी नहीं तो क्या पाक का पीएम करेगा उद्घाटन। प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सियासी गलियारों में इस समय। कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश से बड़ा बयान उनका, कहा पाक का पीएम उद्घाटन करेगा अगर मोदी नहीं करेंगे तो। बड़ा बयान इस समय सियासी गलियारों में। देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों ने, ममता बनर्जी हों, कांग्रेस हों, उन लोगों ने पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन का बहिष्कार किया है, क्या कहेंगे? विपक्ष को ओवैसी के रास्ते पे चलना ठीक नहीं। जिस तरीके से ओवैसी भी हमेशा कटाक्ष करता है बीजेपी को लेकर, तो क्या विपक्ष को भी कुछ सोचना चाहिए इसको लेकर? पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे
कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। तो विपक्ष से कहना चाहते हैं कि वो विरोध ना करें इसको। दुश्मन के घर का भी जब गृह प्रवेश होता है तो उस पर बधाई दी जाती है। ये तो अपने देश की संसद है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, दरअसल क्या हुआ, एक बार जंगल में आग लगी थी, एक गिलहरी वहाँ ले जा चिड़िया थी, एक समुंदर से पानी भरती वहाँ ले जा के डालती, बहुत सारे जानवरों ने उसकी हंसी उड़ाई। तो उसने पूछा क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि इतने बड़े जंगल में आग लगी है, तेरी चोंच से थोड़ी आग बुझ जाएगी। तो उसने बोला मेरी चोंच से तो आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब जंगल में आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। अगर ये सुलह की कोशिश प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं, अगर ये सुलह की कोशिश हम कह रहे हैं, क्या बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? क्या बुरी बात है क्या? और अगर वो बुरा बन रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है। अगर वो सुलह की बात कर रहा है तो वो कोई भी शख्स हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी शख्स हो। लेकिन चिड़िया चोंच से पानी गिरा रही थी ना, लेकिन जितने गिद्ध हैं, कौवे हैं, वो तो नहीं गिरा रहे ना, वो तो हंसी उड़ाने में लगे हुए हैं ना, उस जंगल की आग का। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ना कि गिद्धों और कौवों की संख्या ज्यादा है। इसी कहानी को अगर रेफरेंस देकर के देखा जाए तो समस्या इस देश में है जो कि इस देश में जो आग लगी है, राजनीतिक पार्टियां मिलकर के उसे बुझाना ही नहीं चाहती। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। वो तो ये कहती हैं कि आग भाजपा ने लगाई है तो भाजपा, हम तो तमाशा देखेंगे और जब देश जल जाएगा तो जनता भाजपा को हटा देगी, फिर हटा देगी तो हमको लाएगी। आज आग लगने पर ये सोच है पार्टियों की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी सोच भाजपा की नहीं होगी, हो सकता भाजपा विरोध में होती तो वो भी ऐसा सोचती आज की डेट पर। लेकिन हमारे देश में, मैंने यही कहा ना, राजनीतिक दलों को ये जो नई संसद भवन का इनॉग्रेशन होना है, अब ऐसा मौका सदियों बाद आएगा देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए। ऐसे मौके को ऐसे बेहतर बनाने की बजाय उसे विवादित बनाना, उसे संक्रमित कर देना, ये जो 20 पार्टियां कर रही हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले अभी बोला था कि लोकतंत्र की दुहाई देकर के तो कम से कम ना करें। हाँ, ठीक है। ये कह दें कि हम विरोधी हैं और हमारा सरकार के हर अच्छे बुरे काम का विरोध करना हमारा फर्ज है, इस वजह से हम नहीं आएंगे इसमें। ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन ये कहना कि लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या हो रही है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को हर जगह रख रहा है, इसलिए नहीं जाएंगे, ये बात समझ में से परे है। ये कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। राजनीतिक दल है, विरोध करना है तो राजनीतिक तौर पर करे, खुल करके करे, देश समझ लेगा कि भाई उनका स्टैंड है। लेकिन लोकतंत्र के पर्दे के पीछे छिप करके ना करें कि लोकतंत्र के पीछे छिप गए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या हो रही है। इवन कई लोग संविधान और कानून की हत्या बता रहे हैं इसे। तो ये बड़ी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मोदी कोई हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एक दिन उनका ऐसा भी आएगा जब मोदी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, चाहे जिस भी वजह से हो, चाहे जनता की आदेश पर हो या उनकी इच्छा पर हो, स्टेप डाउन तो करना पड़ेगा। मोदी फॉरएवर तो है नहीं। तो इस देश के बाकी राजनेताओं को ये सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि मोदी जो काम कर रहे हैं स्थायी तौर पर, उसके साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो देश की संसद के शुभारंभ पर स्पष्ट रूप से एक बेहतर माहौल में जा करके वहां उसके साथ खड़े हों, अपने दिखाएं कि इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है। अगर भारत की सरकार ने यह संसद भवन बनाया है तो क्या भारत के अन्य राजनीतिक दलों की उसमें हिस्सेदारी नहीं है क्या? उसकी भी है, लेकिन वो पहले ही मान के अलग हो जा रहे हैं कि ये तो भाजपा का बनाया हुआ है। ये समस्या आ रही है।
सही तरीके से विचार करें। राष्ट्रपति, किसी ने ट्वीट कर दिया कि राष्ट्रपति करेंगे तो जाऊंगा, प्रधानमंत्री करेंगे तो नहीं जाऊंगा। ये लाइन कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बता रहे हैं कि आपकी लोकतांत्रिक समझ कितनी है, लोकतंत्र में आपकी आस्था कितनी है और लोकतंत्र की गरिमा के प्रति आपका सम्मान कितना है। आप देश को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं एक लाइन ये लिख करके। वो कल इस बात पर चर्चा होगी और इस चर्चा में ये जो दोषी हैं लोग उसका इतिहास लिखेंगे। ये निश्चित तौर पर है। और आज जो मैंने कहा ना कि ये सदियों में आने वाला मौका है जिसे ये 20 लोग गंवा रहे हैं। अब भाजपा की बात आती है, पार्टी के तौर पर सरकार की बात आती है, उसकी तरफ से थोड़ा और गंभीर प्रयास होने चाहिए लोगों को वापस समझाने के लिए। निश्चित तौर पर वो प्रयास ये कहने से पूरे नहीं होते कि हमने तो सबको निमंत्रण भेजा है और जिसकी इच्छा है वो आए, जिसकी इच्छा ना हो वो ना आए, इससे बात नहीं बनती है। बड़ा दिल ये भी है कि लोगों से एक बुलाया जाए, लोगों को चाय पर, नाश्ते पर, खाने पर बुलाया जाए और उनको मनाया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, इसको बदलिए, हमारे कहने से बदलिए, सरकार के कहने से बदलिए, प्रधानमंत्री के कहने से आइए, मगर आइए, अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए। इसमें कोई छोटापन नहीं दिखेगा बल्कि और बड़ापन दिखेगा। ठीक है, कोशिश होनी चाहिए, बड़ी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इस कोशिश से ये नहीं तय होता कि विपक्ष जो कर रहा है वो सही कर रहा है। रूठे हुए सही वजह पर रूठे हैं या गलत वजह से रूठे हैं, ये देश देख रहा है, वो तय कर लिया है, उसकी समझ में आ गया है कि ये रूठे गलत कारणों से हैं, मौका खो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये सोचा जा रहा है अच्छा हुआ तुम रूठे हम छूटे। ठीक है मुन्ना खान जी, कांग्रेस के अंतर्मन में एक विचार क्यों पैवस्त हुआ कि राष्ट्र निर्माण में जो आपकी भागीदारी है उसको आप स्वयं संकीर्णता में बदलते गए और ये पूरा देश देखता रहा कि आपने क्यों राष्ट्र निर्माण में जो भागीदारी थी उसको भागीदारी की जगह संकीर्णता में बदल लिया है और बार बार रूठ जाते हैं। अब अगर आप बड़ा मन करके आएंगे, प्रमोद कृष्णन में कितनी अच्छी बात कही है, आपको नहीं लगता कि कोई तो पहल करेगा, आप ही पहल कीजिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी रही है आपकी और आप उसको संकीर्णता से मत देखिए, आप उसको बड़प्पन से देखिए। त्रिशूल जी, प्रमोद कृष्णन जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। अब 3 स्तंभ है, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति, ये 3 स्तंभ। अभी कुछ दिन पहले जो शहीदों के स्मारक बने थे इंडिया गेट के पास, वहां पे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उद्घाटन किए, जबकि साफ शब्दों में लिखा है कि जो सेना के विंग कमांडर है, जो बॉस है वो राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाया गया। ये तानाशाही नहीं दर्शाती? जब संसद भवन के भूमि पूजन के दिन आप भूमि पूजन करते हो, नहीं विंग कमांडर नहीं, सुप्रीम कमांडर सुप्रीम, उनको नहीं बुलाते आप। संसद भवन भूमि पूजन के दिन आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते। अब जब उद्घाटन का समय आया तो आप दलित महिला जो हमारी राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च पद पे बैठी, उनको नहीं बुलाते। एक बात और साफ करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने मित्र का भी जवाब दूंगा। आपने एक चीज गौर कीजिए, आरएसएस का प्रमुख आपने कभी देखा है कि कोई दलित समाज से व्यक्ति बने? भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कोई दलित समाज से बने? उनका निर्णय है भाई, इसमें आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं, ये निर्णय नहीं, ये तो उनका निर्णय है, आप कैसे इसमें चैलेंज कर सकते हैं? कथनी और करनी में फर्क दिखा रहा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्हीं के हमारे भी प्रधानमंत्री है भाई, विदेश से आए और काम पे लग गए। अरे भाई, जब इतने काम करते हैं तो 300 रुपए के गैस सिलेंडर 1200 रुपए क्यों है भाई? 70 रुपए के सरसों तेल 250 रुपए क्यों है भाई? अभी देश के अंदर 45 करोड़ युवा बेरोजगार क्यों है भाई? किसान की यथास्थिति खराब क्यों है भाई? क्योंकि मोदी शो चल रहा है, सिर्फ मोदी को ब्रांड आगे करके सब देख रहा है।
अभी देश की जनता इतनी परेशान है क्योंकि उसके काम नहीं हो रहे। लोग अगर मंत्री के पास जाते हैं काम करवाने, कहते जाओ जाओ यहाँ से, तुमने मुझे वोट दिया क्या? तुमने तो मोदी के नाम पे वोट दिया, हम तो मोदी के नाम पे फिर जीत जाएंगे। तो ये धारणा अभी देश में चल रही है और इस तरीके से जनता परेशान है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी बहुत प्रोफेसर भी है, शायद मैं जानता हूँ जहाँ, मैं इनसे कहना चाहता हूँ आर्टिकल 79 का कुछ नहीं है। मतलब संविधान में जो आर्टिकल 79 लिखा है ये बेवजह लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सारे काम, अब प्रधानमंत्री जी क्या है, चुने हुए संसद के मुखिया हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी क्या है, उनका उल्लेख हुआ है बजाते आपके संविधान में उल्लेख हुआ है। आप आर्टिकल 79 पढ़िए। तो ये सारी बातें जिसको नजरअंदाज करके ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है ये तानाशाह पे उतरी है कि अभी विपक्ष, अभी हमारे त्रिपाठी जी कहे कि विपक्ष रूठा तो सरकार समझती है जान छूटा। ऐसा नहीं है, इस बार तो ऐसे विपक्ष है कि सरकार के गले में हाथ डाल देगी अंदर, और जो जुबानें लब 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 करती है ना वो जुबानें बाहर आ जाएगी इस बार। सारे सवाल के जवाब 2024 में देने पड़ेंगे और पूरे देश में भीषण आंदोलन होगा, भीषण। जिस तरीके से आप देख लो जंतर मंतर पे हमारी बहू बेटियां बैठी है, उसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के गुहार लेकर के बैठी है, लेकिन सरकार के कानों के आगे जूई तक नहीं रेंग रहा। सरकार एक बाहुबली से डर गई, जो कहते थे 56 इंच का सीना है, आज वो एक बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह से डर गई। आज देश के गृह मंत्री डर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, 2024 में वोट चाहिए। वो रिक्स नहीं लेना चाहती, बेटियों को इंसाफ मिले न मिले, लेकिन वो रिक्स नहीं लेना चाहती बृजभूषण जी के कॉलर पर हाथ डाल करके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहे, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन दोनों कहेंगे नहीं। ये शाह और शहनशाह वोट के दुर्विकरण में लगे। इनको युवाओं की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, जवान की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, देशवासियों की चिंता नहीं, चिंता किसी की नहीं है। यहाँ 3 काम हो रहे हैं, कैमरा, एक्शन, मोदी शो, ये 3 चीज हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने देखा होगा। ठीक है प्रदीप जी, लगता नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल के बाद विपक्ष पूरी तरह से बड़े कड़े तेवर में आ गया है और धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है आपके खिलाफ? लगता नहीं है आपको? अच्छा, देखिए अभी जब हमारी चर्चा चल रही थी तो बीच में एक बड़ी खबर आ गई प्रमोद कृष्णन जी की। तो आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस से उनको निकाला न जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर विवेकशील बातें करता है तो वो हाईकमान को खटकने लगता है। तो वैसे तो उन्होंने लॉजिकल बात कही, सच्ची बात कही कि भारत की संसद है तो कोई और क्यों करेगा। तो आते हैं आपके इस सवाल पे। देखिए, पिछली बार 19 में भी कर्नाटक के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे। तीनों में कांग्रेस जीती थी। हुआ क्या? वही हाल अभी दोहराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो होता है वो हमारे ही देश का होता है और वो अपनी बातों को जनता को मनवाने और उन्हें कन्विंस करने के लिए स्वतंत्र है। जनता कितनी कन्विंस होती है इस पे कभी कभी भविष्यवाणी, बड़ी सटीक भविष्यवाणी भी गलत हो जाती है। तो जिस प्रकार से वर्तमान विपक्ष संसद में बैठा हुआ है, अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रहा है, देश में जो प्रगति के कार्य हो रहे हैं उनको लेकर के जो प्रतिक्रिया दे रहा है, ये जनता जनार्दन देख रही। और जहां तक राज्य और केंद्र की बात होती है तो आम चुनाव और विधानसभा के चुनाव, निश्चित तौर पे चुनाव सभी के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें जनता के मत को समझना ये बड़ा कठिन कार्य है। जनता अपने हिसाब से देती है, किसी के पहलावे बुझावे में नहीं आती। आनंद त्रिपाठी जी, लगता है सहमति का कोई मार्ग बचा नहीं है। सरकार को भी है कि विपक्ष अगर अड़ा है तो अड़ा रहने दे, उसे ज्यादा चिंता नहीं है। और विपक्ष तो निश्चित तौर पर अड़ा हुआ है।
उसकी राजनीतिक सोच समझ सिर्फ राजनीतिक हित के और अहित के ऊपर निर्धारित रह गई है। वो राजनीतिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और इन सब बातों से वो दूर चली गई है। और सरकारी भाजपा भी पार्टी के तौर पर इन सब चीजों का उतना ख्याल रखने के मूड में मुझे नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का गतिरोध बना रहेगा और इस गतिरोध के बीच ही देश को अपनी नई मिलेगी। हालांकि ये बहुत ही सराहनीय काम है और एक युग परिवर्तन का विषय है ये। अपनी हमने 1922 से 1927 के मध्य ये जो भवन संसद का वर्तमान में है बना था और आज स्वतंत्र भारत के लोगों द्वारा, स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा एक सोच, भारत के सामर्थ्य को, भारत की परंपरा को, भारत की शक्ति को के प्रतीक के रूप में जो ये नई संसद भवन का निर्माण हुआ है और उसका जो उद्घाटन होना जा रहा है, एक युगांतकारी काम है। भारत के विपक्ष को इसमें स्वयं निर्णय लेकर के आना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए। वो सराहना सरकार की नहीं होगी, अगर विपक्ष करता है तो वो देश की सराहना होगी, लेकिन चूंकि विपक्ष राजनीतिक हित और अहित को ही सिर्फ ध्यान में रख रहा है, इसलिए वो मुगलाते में जी रहा है कि देश की जनता इस बात को नहीं समझेगी। मुझे लगता है देश की जनता समझेगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें ज्यादातर लोग, जो लोग आज राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं, वो उसमें से 12 दल ऐसे हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव का विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसके पहले जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति की सम्मान की बात कर रही है, उसके लोकसभा में उस पार्टी के नेता ने राष्ट्रपत्नी तक की बात कही थी। तो वो देश के सामने मौजूद हैं और जिस दिन से संसद भवन की नींव रखी गई उसी दिन से ज्यादातर जो आज विरोध में दिख रहे हैं इसके निर्माण के औचित्य पर सवाल उठा रहे थे। जबकि आपने शुरू में भी कहा, देश के बहुत सारे लोगों को पता भी है कि 2012 में जब संसद में लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, कांग्रेस पार्टी यूपीए के तौर पर सत्ता में थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से नई संसद भवन के निर्माण की बात कही थी कि अब वर्तमान संसद भवन अब छोटा होने की स्थिति में है, नई संसद भवन की आवश्यकता है। ये कांग्रेस की अपनी बात थी, लेकिन आज तो निर्माण, अब उस पे उद्घाटन पर सवाल है, लेकिन जब 2020 या 19 में इसका नींव रखी गई थी तभी से कांग्रेस विरोध कर रही है, इसके औचित्य पर सवाल उठा रही है। मुन्ना खान जी कह रहे थे कि पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं ने इसके औचित्य पर सवाल उठाया था, पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने कभी उसका खंडन नहीं किया। तो ये हमेशा माना जाएगा कि बड़े से बड़ा नेता जब कांग्रेस का इस संसद भवन के निर्माण के औचित्य पर सवाल उठा रहा था और पार्टी के तौर पर कांग्रेस चुप थी, तो उन नेताओं का समर्थन कर रही थी, मौन समर्थन कर रही थी। ये देश को पता है, देश की राजनीतिक लोगों को पता है, पत्रकारों को पता है, जनता को पता है। तो कांग्रेस इससे नहीं बच सकती कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने कभी इसका बनने का विरोध नहीं किया था, ये बात कह के नहीं बचा जा सकता है। कांग्रेस के सभी लगभग आला नेताओं ने सवाल उठाए औचित्य पर कि निर्माण का औचित्य क्या है। कहा गया कि कोविड पीरियड चल रहा है, इस वक्त क्या जरूरत है, इस वक्त क्यों पैसे की बर्बादी है, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। वही सारे सवाल अब एक और बहाना लेकर के कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, वो एक मेरा ऐसा मानना है कि ये उचित बात नहीं है। उनको जाना चाहिए, स्वयं से जाना चाहिए, ये उनका भी उत्सव है, भारत के हर राजनीतिक दल का उत्सव है जी। दूर रख करके इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मुन्ना खान जी, देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे हमेशा आप उसको कटघरे में खड़ा करते रहे, उसके बाद औचित्य पर सवाल खड़ा किया और इसके बाद जब शेर लगाए गए तो आपने कहा कि शेर के दांत आक्रामक हैं, इसका मुंह आक्रामक है। कैसा भारत चाहते हैं आप, बताइए। युवा को रोजगार मिले, सभी किसान खुशहाल रहे,
सभी जवान खुशहाल रहे, सभी महिलाएं सुरक्षित रहे, यहाँ न कोई शाह हो, न कोई शहनशाह हो, न कोई तानाशाही हो। इस तरीके की भारत चाहते हैं हम, वो भारत चाहते हैं। आप तो उसी दल से आते हैं जिस दल ने आपातकाल लगाया देश में, जिस दल ने देश में सरकारों को गिराया। आप कैसे कह सकते हैं इन बात को? देखिए, बीजेपी से पूछा जाएगा सवाल, आपसे भी पूछा जाएगा, झंडा आपका भी नहीं उठाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि सवाल बीजेपी से पूछे, सवाल आपसे भी पूछेंगे, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? आपने तो तानाशाही की है और पूरे हठधर्मिता से की है। पूरे बिल्कुल बिल्कुल यथास्थिति बस। त्रिशूल जी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यथास्थिति बदल गई है। अब डिजिटल दुनिया चल रहा है, डिजिटल मानसिकता है लोगों की, तो अब वो बातें नहीं होगी। अब जो बात चल रही है, अब बात गरीबी भी, चलिए, आपको लगता है आप थे तो सही थे और दूसरा है तो गलत है, और शायद यही बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप सिंह जी, मुन्ना खान जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल गतिरोध लगातार जारी है। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि सत्यमेव जयते के जो शेर है, उसके जो दांत हैं वो नुकीले हैं, आक्रामक हैं। अब विपक्ष कैसा भारत चाहता है और सत्ता पक्ष कैसा भारत चाहता है, इसको जनता देख रही है और शायद इसका राजनीतिक फायदा किसी को मिल पाए। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों में आप देखते रहिए AN न्यूज़।